अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज मेरे प्यारे बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है और इसके डेरिवेशन के एतबार से हम पढ़ेंगे। सही, जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि मोमेंटम इन द टर्म ऑफ द फोर्स, वो समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला। तो उसी की बुनियाद के एतबार से आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम पढ़ते हैं ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के एतबार से होता है। जैसे आपको बोर्ड पे डायग्राम नजर आ रही है, इसी डायग्राम को हम समझेंगे। इस डायग्राम की मदद से हम इसको प्रूव भी करेंगे और इसकी डेफिनेशन भी निकालेंगे। सही, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमेशा हम कोलिजन की बात करते हैं। कोलिजन मींस टकराव की बात करते हैं, टकराने की बात करते हैं। सही, कि जब दो बॉडीज टकराती है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है हमेशा ये भी वन डायमेंशन में होता है, सीधे स्ट्रेट हरकत करते हैं और दोनों बॉडीज एक दूसरे के पीछे हरकत करते हैं। सही, यानी यू आमने सामने आके टकराने की बात नहीं करते, यू स्ट्रेट दोनों हरकत करते हैं। इसके हम एग्जाम्पल के बारे में भी बताएंगे आपको कि क्या क्या एग्जाम्पल है रोजमर्रा जिंदगी में, ये भी आपको बताएंगे। और इसको इस स्पेयर की मदद से जो बोर्ड में नजर आ रहा है इसकी मदद से भी, डायग्राम की मदद से इसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों को प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब अगर आपको ये डायग्राम सही से समझ में आ गई तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में आती रहे, और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करते जाए। तो बेटा हमारे पास डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, यूं समझ ले ये रेड कलर का स्पेयर है, ये ब्लू कलर के स्पेयर, ये दोनों हरकत कर रहे हैं। इन दोनों स्पेयर का जो मास है, दोनों का मास सेम है। क्या है हमारे पास मास इसका? m1 और m1, दोनों का मास क्या है हमारे पास? बिल्कुल सेम। ये दोनों की डायरेक्शन, जैसे मैंने एरो के एतबार से दिए, दोनों की डायरेक्शन आगे। आप यूं समझ ले कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, एक गाड़ी आगे जा रही है, आप उसके पीछे जा रहे हैं। सही, ये जहन में बिठा लें। इसी तरह एक स्पेयर आगे की तरफ जा रहा है, दूसरा स्पेयर उसके पीछे की तरफ जा रहा है। ये जो पहला स्पेयर है जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, इस पर ये जो डायरेक्शन एरो का मैंने निशान दिया ये इसकी वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। सपोज करें इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, क्योंकि इसका एरो मैंने छोटा बनाया, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कम है इसके मुकाबले में। अब हम इन स्पेयर को नाम देते हैं, रेड वाले स्पेयर को हम स्पेयर ए का नाम दे देते हैं और इसको स्पेयर बी का नाम दे देते हैं। समझ में आ गई बात? इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी हम देखते हैं, यानी इब्तिदाई वेलोसिटी वो इसकी ज्यादा है, वो सपोज करें हम u1 और इसको u2 का नाम। आपके जहन में आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी सर हमेशा vi से लिखते थे, आज u से लिखते हैं। तो मोमेंटम में हम u से लिखते हैं। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाए तो वेलोसिटीज के सिंबल से आपने घबराना नहीं है। सही, आप इसको v1 और vi और vi से भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो इनिशियल वेलोसिटीज है तो इसलिए मैंने u1 और u2 से इसको जाहिर कर। अब आपने सपोज किया ये बॉल इसके पीछे जा रही है, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जैसे ही ये बॉल आगे जाती तो ये जो कंडीशन आपको नजर आ रही है, ये जो दोनों बॉल मूव कर रहे हैं, ये कहलाता है आपके पास बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, सही, यानी ये है टकराने से पहले की पिक्चर। अभी आपके बॉल टकराए नहीं, क्योंकि मोमेंटम में हमेशा हम कोलिजन की बात करेंगे। अगर कोलिजन नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इस पर अप्लाई नहीं होगा। यहां तक बात समझ में? तो अब ये दोनों स्टेट जा रहे हैं, ये बिफोर कोलिजन है। सही, यहां पर इस दूसरे डायग्राम में हमारे पास ये बॉडीज एक दूसरे से टकरा गई है। सही, ये ड्यूरिंग द कोलिजन है। सही, और ये जो कंडीशन आपको नजर आ रही है इसमें सिर्फ जो फर्क है, रेड एरो छोटा हो गया और ब्लू एरो बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन है ये आपके पास है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, सही है बेटा। अब आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी ये u1 थी, ये चेंज होकर v1 हो गई, और ये u2 थी, ये चेंज होकर u2 हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, जब हमारे पास दो बॉडीज टकराती हैं तो इनकी जब इनके मासेस सेम होते हैं, मास क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, ये जब सेम होते हैं तो इनकी वेलोसिटियां इंटरचेंज हो जाती है। समझ में आ गई? यानी इसकी वेलोसिटी यहां चली जाती, इसकी वेलोसिटी यहां आ जाती। आप सपोज करें आपने दो पत्थर लिए सेम मास के और उसको आप निशाना करते हैं, तो पहले वाला पत्थर जो स्पीड से आ रहा होता है दूसरे वाले पत्थर के मुकाबले में, तो वो स्पीड से जाना शुरू कर देता है अगले वाला पत्थर, और दूसरे वाला पत्थर स्लो जाना शुरू कर देता है।
एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को जब हिट करती है तो पहली वाली गाड़ी सीधी आगे जाती है, दूसरी वाली गाड़ी स्लो स्लो जाती है। लेकिन इसके मुताबिक आपके जहन में ये भी तो सवाल आया होगा कि सर अगर दो गाड़ियां एक दूसरे से टकराती है तो ये आगे की तरफ क्यों जाती है, ये पीछे की तरफ पहली वाली गाड़ी क्यों नहीं आ रही, यानी ये वाला स्पेयर पीछे की तरफ क्यों नहीं आ रहा है, ये आगे की तरफ दोनों क्यों जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखें इनके मासेस क्या है, सेम है। पीछे वाली की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, अगले वाले की वेलोसिटी क्या है, कम है। अब इनकी वेलोसिटियां तो इंटरचेंज हो गई, तो पहले वाली की जो कम वेलोसिटी थी वो इंटरचेंज होकर जो ज्यादा वेलोसिटी थी वो दूसरे में चलेगी, वो ज्यादा स्पीड से गई, और जो पहले वाली की ज्यादा वेलोसिटी वो कम होकर वो स्लो आगे जाने लगी। लेकिन वो बाउंस बैक यानी वापस नहीं आई, इसलिए कि अगर आपके पास इस बॉल की जगह यहाँ पे वॉल होता फिक्स, या इस स्फीयर से उसका मास कहीं ज्यादा होता, तो ये बाउंस बैक हो जाता, यानी उसको मिला नहीं सकते थे। जैसे दीवार से कोई गाड़ी टकराती है तो वो वापस बैक हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गई। तो आपने अभी देखा कि जैसे टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी u1 और u2 थी, और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी v1 और v2 हो गई, और दोनों के मासेस आपके पास सेम थे। ये आपके पास m1 ही रहा और ये मासेस m2 ही रहा। सही। अब इस कंडीशन के मुताबिक आपको ये फिगर तकरीबन समझ में आ गई। अब इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास इस फिगर में कितने मोमेंटम है। देखो, एक तो इस बॉडी का मोमेंटम होगा आपके पास, एक तो इस बॉडी का मोमेंटम होगा, वो आपके पास आया P1, इसका मोमेंटम होगा P2, सही है, इसका मोमेंटम होगा P3 बिलफर्स्ट, इसका मोमेंटम होगा P4, 4 मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम के फार्मूले के मुताबिक आप जानते हैं कि मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो P इज इक्वल टू mv होता है, सही। अब ये आपके पास मास है, ये आपके पास वेलोसिटी है, तो इस बॉडी का जो आपके पास मोमेंटम बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास m1 u1, इसका मोमेंटम क्या बनेगा m2 u2 ना। ये यही बॉडीज है क्योंकि ये कोलिजन है। मोमेंटम जो होता है हमेशा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हम देखते हैं। अभी हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, अभी सिर्फ मैं आपको फिगर बता रहा हूं, सही। अच्छा सवाल आपने किया कि ड्यूरिंग कोलिजन हम मोमेंटम नहीं देखते, मोमेंटम हम बिफोर कोलिजन देखते हैं और आफ्टर कोलिजन देखते हैं, सही। हम क्या साबित करने जा रहे हैं वो डायग्राम में आपको खुद समझ में आ जाएगा, सही। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास m1 v1, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा इक्वल टू m2 v, सही। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, वो जो हम लोग करने जा रहे हैं वो, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम विल बी सेम, विल बी रिमेन सेम, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद आपका मोमेंटम सेम रहेगा, तब्दील नहीं होगा। समझ में आ गई। तो इसीलिए टकराने से पहले हमने इनकी भी मोमेंटम देखे, इसका भी मोमेंटम देखा, इसका अलग मोमेंटम, इसका अलग मोमेंटम, ये दोनों का मिला के मोमेंटम, इस बॉडी का मोमेंटम और इस बॉडी का मोमेंटम हम ऐड करेंगे, किससे, टकराने से पहले। फिर उसको देखेंगे कि टकराने के बाद के दोनों मोमेंटम देखेंगे, ये आपके पास सेम है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी ये इसकी क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई कि टोटल मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इसको भी जरा समझो। आइसोलेटेड सिस्टम इसलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया है क्योंकि जब ये दोनों टकरा रहे थे तो इस वक्त इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स असर नहीं कर रहा था, सही। तो इसकी डेफिनेशन आप यू भी लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि टोटल, और आसान करके टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is या are same are remains constant। ये दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते, सही है। यानी टोटल मोमेंटम जो होता है टकराने के बाद और टकराने के पहले दोनों सेम होते हैं, सही। अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू
मोमेंटम मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सही है। अब बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आप मैथमेटिकली सेम। अब बिफोर कोलिजन मोमेंटम आपके पास क्या आया, वो बराबर आया इस फिगर के मुताबिक, क्या आया, P1 प्लस P2। P1 क्या आपके पास M1U1 प्लस M2U2। सही। फिर आपने लिखा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सही। ये क्या था आपके पास, वही P1 प्लस P2 रहा, तो ये आपके पास M1V1 प्लस M2V। सही। अब पुट करेंगे इसी के मुताबिक कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये बिफोर कोलिजन आया, ये आफ्टर कोलिजन, तो आपके पास M1U1 प्लस M2U2 बराबर है M1V1 प्लस M2V2। तो ये आपके पास इसकी डेरिवेशन आ गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमारे पास बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होता है वो सेम।